हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर। आप कहेंगे इसमें जानने वाली क्या बात है। दोस्तों, जब से एचआरएमएस में म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल लॉन्च हुआ है और कर्मचारी उनसे म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो कई ऐसे कंडीशन होते हैं और कई ऐसे पड़ाव आता है जिसमें कर्मचारी कई बार परेशान हो जाता है। जानकारी के अभाव में या एचआरएमएस में एम्प्लॉय को वो सब चीजें नहीं मुहैया कराई जाती है जो एक डीलिंग क्लर्क को मुहैया कराई जाती है। तो आज मैं एज ए डीलिंग क्लर्क उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के बाद एचआरएमएस से म्यूचुअल ट्रांसफर से लेकर जो भी सवाल आपके मन में उपनेंगे उन सब का जवाब इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके उन सारे टॉपिक को बड़ी बारीकी से सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहां पे देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन इन एचआरएमएस है। अब सिंपल म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या टर्म एंड कंडीशन है, किन किन परिस्थितियों में आप म्यूचुअल कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं, इसका मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख सकते हैं। अब रही बात, इसमें पहला जो सवाल होता है एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को लेकर। यहां तो पहली बात आप माइंड सेट कर लीजिए, म्यूचुअल ट्रांसफर दो व्यक्तियों के बीच होता है। एक दूसरे की जगह जाने के लिए उसको कहते हैं आदान प्रदान करना। हम आपकी जगह जा रहे हैं, आप मेरी जगह आ रहे हैं, तो इनको हम म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं। यहां एम्प्लॉय 1 वो एम्प्लॉय है जो म्यूचुअल ट्रांसफर में सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करता है और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जब एप्लीकेशन को फिल करता है तो पहले जिन्होंने फिल किया उसको कहते हैं एम्प्लॉय 1 और जिन्होंने उसके बाद फिल किया उसे कहते हैं एम्प्लॉय 2। मेरे ख्याल से यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, एचआरएमएस में जो म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन जो मूव करता है उसका बड़ा जो है कि अजीब तरीके से होकर गुजरता है, वो आज आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। सपोज एम्प्लॉय 1 ने म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन फिल किया, वो यही नहीं रुकेगा बल्कि जब वो फिल करेगा तो एम्प्लॉय 2 का भी डिटेल वो डालेगा, उसका सिर्फ एचआरएमएस आईडी डालेगा और वो फिल करके यह बंदा अपने सुपरवाइजर को भेजेगा। जब ये एम्प्लॉय 1 है तो एम्प्लॉय 1 का सुपरवाइजर 1 कहलाएगा। अब यहां होता है सुपरवाइजर कौन है, यानी एम्प्लॉय जिसके अधीन पदस्थ है, जिनके अधीन वो काम कर रहा है, वो उनका सुपरवाइजर होता है, जिनको आप इंचार्ज भी कह सकते हैं या एसएसईबी के भी नाम से आप जानते हैं। तो यह बंदा अगर ग्रुप डी में है या ग्रुप सी में है, कोई भी मायने नहीं रखता, जिस भी कैटेगरी में है वह अपने अधीनस्थ इंचार्ज को फॉरवर्ड करेगा। सपोज ठीक है, इसने अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड किया तो वह सुपरवाइजर 1 हो गया। इसने इनको भेजा लेकिन इनकी आईडी में वो अभी एप्लीकेशन शो नहीं होगा, बल्कि जब तक कि यह बंदा नहीं भेजेगा। अब एम्प्लॉय 2 सेम वही कंडीशन अपनाता है, वो भी एचआरएमएस में म्यूचुअल ट्रांसफर ऑप्शन पे जाता है, वहां पे वो इनका सब कुछ फिल किया हुआ दिखता है। उसके बाद ये अपना जो है कि एप्लीकेशन फिल करेगा, फोटो सिग्नेचर डालेगा और उसके बाद अपने सुपरवाइजर को ये भेजेगा। जैसे ही यह बंदा इसको भेजेगा अपने सुपरवाइजर को, तो यह चूंकि एम्प्लॉय 2 है तो इनका सुपरवाइजर 2 हो जाता है। यह बंदा इनको जब भेजेगा तब यह एप्लीकेशन इस सुपरवाइजर 1 की आईडी में शो होने लगेगा। अब देखिए यह सुपरवाइजर जो करेगा क्या कि उस एप्लीकेशन में जितना भी चेक करना होता है, चेक करके वह अपने अधीनस्थ डीलिंग क्लर्क को भेजेगा, अपने अधीनस्थ डीलिंग क्लर्क को भेजेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होता है कि जब ये सुपरवाइजर 1 अपने अधीनस्थ डीलिंग क्लर्क को भेजा तो उसे DC1 के नाम से जाना जाता है, या DC 2 तरह का होता है, इसको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। जब ये DC1 को भेज देता है तो फिर ये एप्लीकेशन इसकी आईडी में, चूंकि यह यहां पे भेजा तो अब ये इनकी आईडी में नहीं शो होगा, बल्कि यह व्यक्ति इनकी आईडी में शो हो रहा है, यह अपने अधीनस्थ डीलिंग क्लर्क को भेजेगा। वह डीलिंग क्लर्क उसका DC2 के नाम से आपको दिखेगा एचआरएमएस आईडी में। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब सुपरवाइजर 2 डीलिंग क्लर्क 2 को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा तो यह इसकी आईडी में शो नहीं होके बल्कि इनकी आईडी में शो होगा, डीलिंग क्लर्क 1 की आईडी में। डीलिंग क्लर्क 1 जो है ब्रांच ऑफिसर 1 की आईडी में भेजेगा। यहां तक अभी पर्सनल में नहीं गया है,
ब्रांच ऑफिसर 1। सपोज अगर कोई ट्रैकमैन ने म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया है और उसका डीलर सपोज अगर मैं हूं, तो मैं इनका एप्लीकेशन ब्रांच ऑफिसर यानी सीनियर डीएन, जो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन रैंक के जो भी अधिकारी है उनको जाता है। तो इंजीनियरिंग विभाग का ब्रांच ऑफिसर सीनियर डीएन 1 होता है, तो यहाँ पे इसको ब्रांच ऑफिसर 1 के नाम से जाना जाएगा। इसको हर व्यक्ति बारीकी से समझ ले। जब यह डीसी 1 ब्रांच ऑफिसर 1 को भेजेगा तो वह इनकी आईडी में तुरंत नहीं शो होगा जैसे हर बार हो रहा है, तो उसी जब यहां भेजेगा तब यह डीसी के आईडी में शो होगा। फिर यह डीसी 2 ब्रांच ऑफिसर 2 को फॉर्म फॉरवर्ड करेगा। अब यहां तक तो इस तरह है कि एक एक करके बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन जब ये एचआरएमएस में म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल लॉन्च हुआ था उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वो एक बारगी वो दोनों की आईडी में शो हो रहा था। एक तरफ से एप्लीकेशन आगे बढ़ जाता था, डिवीजन तक पहुंच जाता था और उसमें दूसरी तरफ से फॉर्म पेंडिंग रहता था। तो ऐसी कंडीशन में परेशानी उत्पन्न होती थी। तो एचआरएमएस ने इस समस्या का समाधान के लिए ये मॉड्यूल में चेंज किया है कि एक एक करके फॉर्म आगे बढ़ रहा है। जैसे यह दोनों ब्रांच ऑफिसर के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, तो अब यहां पे देखिए बड़ी बारीकी अंतर है। जब दोनों का ब्रांच ऑफिसर के पास चला जाएगा, अब ये एम्प्लॉय 1 का जो ब्रांच ऑफिसर है इनकी आईडी में एप्लीकेशन शो हो रहा है। अब यहां से यह एप्लीकेशन एक तरफा चलता रहेगा, इनकी आईडी में शो नहीं होगा जब तक कि यह पूरी प्रक्रिया नहीं कर ली जाती है। अब देखिए यहां पर यदि आप डीलिंग क्लर्क की भूमिका में काम करते हैं तो आपके लिए भी यह जानकारी होगी। अब यह ब्रांच ऑफिसर डीलर को भेजेगा, पर्सनल का जो डीलिंग क्लर्क है। देखिए एक यहां भी डीलिंग क्लर्क है, एक यहां भी डीलिंग क्लर्क है, यानी ब्रांच ऑफिसर के आगे और पीछे दोनों जगह डीलिंग क्लर्क होता है। यहां तो होता है कि इस ब्रांच डीलिंग क्लर्क ने ब्रांच ऑफिसर को भेजा, ब्रांच ऑफिसर डीलिंग क्लर्क जो पर्सनल के हैं उसको भेजता है। तो जैसे पर्सनल की आईडी में भेजेगा वो इसी की आईडी में शो होगा, वो इधर शो नहीं होगा। अब ये डीलिंग क्लर्क की जिम्मेदारी बन जाती है, ये फॉर्म को अभी आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इनको 2 प्रकार का क्लियरेंस लेना है, चूंकि पर्सनल में एप्लीकेशन आ चुका है। अब एम्प्लॉय 1 के बारे में ये 2 चीजें प्राप्त करेगा। एक तो विजिलेंस क्लियरेंस लेगा, ये क्या लेगा, विजिलेंस क्लियरेंस लेगा, और दूसरा डीएनआर लेगा। विजिलेंस क्लियरेंस उसको जोन से प्राप्त होगा, ठीक है, जीएम ऑफिस भेजना पड़ेगा इनका डिटेल और उनसे मांगा जाता है इनका विजिलेंस क्लियरेंस, वहां से उनका क्लियरेंस दिया जाता है। अगर किसी प्रकार का केस उसके ऊपर नहीं है तो नील रहता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल उसका डीएनआर रिपोर्ट लिया जाता है। तो यह किससे प्राप्त करेगा, यह डीलिंग क्लर्क संपर्क करेगा इस डीलिंग क्लर्क से, क्योंकि इस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड डीसी ही मेंटेन करता है। तो यह डीलिंग क्लर्क इस डीलिंग क्लर्क से संपर्क करेगा, उसको भी रिटर्न में एक लेटर दिया जाएगा कि आप इनका डीआर क्लियरेंस दीजिए। फिर अगर हम इनका डीलिंग क्लर्क है तो हम इनको रिटर्न में डीआर क्लियरेंस देंगे। जब दोनों तरफ से क्लियरेंस प्राप्त हो जाता है एम्प्लॉय 1 का, तब यह डीलिंग क्लर्क उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और ये डीलिंग क्लर्क अगर है उससे आगे वीए हो जाता है वेरिफिकेशन अथॉरिटी। अब देखिए वेरिफिकेशन अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, जैसा कि एचआरएमएस में बनाया गया होगा। या मान लीजिए अगर सीनियर क्लर्क है या ओएस है, इनके आगे चीफ ओएस होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, एपीओ सर भी हो सकते हैं। तो जैसा बनाया गया है सिस्टम वैसा होगा। तो यह डीलिंग क्लर्क वीए के पास एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा, जिसे वेरिफिकेशन अथॉरिटी कहते हैं। फिर वेरिफिकेशन अथॉरिटी अभी क्या है कि यहाँ पे इनको नहीं शो हो रहा है, सिर्फ इसी एक तरफा एप्लीकेशन में प्रोसेस हो रहा है। यह वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो भी है उसमें चेक चेक करने के बाद यह एप्लीकेशन एए को फॉरवर्ड करेगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को। एए अमूमन जो है कि एपीओ रैंक के अधिकारी होते हैं। यह एए को भेज देंगे, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भेजेंगे। एए जो है यानी एपीओ सर जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन को सीनियर डीपीओ सर को। सीनियर डीपीओ सर भी उनको देखेंगे। अमूमन दिक्कत यहीं तक होती है इनको, उनके बाद यहां कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपस में अक्सर फॉर्म को आगे बढ़ाते जाते हैं। सीनियर डीपीओ आगे फॉरवर्ड करेंगे डीआरएम को, क्योंकि डिविजनल लेवल पर एज पर रूल म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का, अप्रूवल देने का अधिकार डीआरएम सर को ही है। तो यह जो है सीनियर डीपीओ डीआरएम सर को देंगे, उसे बोलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीआरएम सर क्या करेंगे, अगर देख लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, टर्म एंड कंडीशन दोनों में फॉलो हो रहा है, फिर उसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे। ये मैं वो बता रहा हूं, जब मैं एज ए डीसी म्यूचुअल ट्रांसफर रिपोर्ट जब मैंने देखा उसमें पता चला उसका इस तरह का होता है। जब डीआरएम सर अप्रूवल दे देंगे, उन्हें अप्रूव कर देंगे, तो फिर ये एप्लीकेशन यहाँ पे फॉरवर्ड होने मतलब शो होने लगता ब्रांच ऑफिसर को, जैसा कि मुझे रिपोर्ट में दिखा। लेकिन यहाँ जैसे ये अप्रूव कर देंगे तो एप्लीकेशन अपने पास नहीं रखते हैं, एप्लीकेशन ये फिर बैक करते हैं, अप्रूव करके बैक करते हैं सीनियर डीपीओ को, सीनियर डीपीओ बैक करते हैं एए को यानी एपीओ सर को, एपीओ फिर वीए को, वीए फिर देते हैं डीसी को, यानी जिन्होंने विजिलेंस क्लियरेंस और डीएनआर क्लियरेंस लिए हैं उन्हीं के पास आ जाता है एप्लीकेशन वापस। अब जबकि यहां से पूरी तरह से अप्रूव हो गया, ये एक तरफ से पूरी तरह से फाइनल हो गया। अब दूसरा जो है, अब दूसरे एम्प्लॉय के ब्रांच ऑफिसर की आईडी में वो एप्लीकेशन शो होने लगेगा। यहां आपने देखा कि डीसी के बाद सारा जो प्रोसेस एक तरफा हुआ, डीआरएम से अप्रूवल मिलने के बाद ही जो है कि ब्रांच ऑफिसर 2 की आईडी में शो होने लगता है। सेम प्रोसेस फिर यहां भी होगा, उनका जो डीसी होगा, यहां पे देखिए DC1 DC2 यहां पे नहीं चल रहा है, बल्कि हम डीसी लिख रहे हैं। ये भी ब्रांच ऑफिसर अगले पर्सनल के जो डीसी हैं, डीलिंग क्लर्क है, उनको भेजेंगे। डीलिंग क्लर्क से वही प्रोसेस करेगा, उनका विजिलेंस क्लियरेंस लेगा और डीएनआर क्लियरेंस लेगा, ठीक है। और जब ये दोनों तरफ से क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेके रखना, उनको अपलोड भी करना है एचआरएमएस में, ये दोनों चीजें अपलोड करना पड़ता है। ये डीलर अपलोड कर देंगे पीडीएफ बनाकर, उसके बाद वीए को देंगे, वीए फिर एए को देंगे, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को देंगे, ठीक है। अभी जैसा यहाँ पे एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एपीओ रैंक के अधिकारी है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, वो भी एपीओ रैंक के अधिकारी होंगे, ठीक है। एए फिर भेजेंगे सीनियर डीपीओ को, सीनियर डीपीओ फिर डीआरएम सर को फॉरवर्ड करेंगे। जब इधर से अप्रूवल मिल गया है तो इधर भी अप्रूवल मिल ही जाता है, 100% की गुंजाइश है कि यहाँ भी अप्रूवल मिल जाता है। अब जब अप्रूव ये कर देते हैं, इस डीआरएम के थ्रू जब अप्रूव कर दिया जाता है, और फिर वही चीजें होते हैं, अप्रूव हो जाने के बाद दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन पूरा हो जाता है। अब फिर ये डीआरएम सर वापस करेंगे सीनियर डीपीओ को बैक, सीनियर डीपीओ फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, एपीओ सर को, एपीओ फिर जो चीफ ओएस है या बीए जिनको बनाया गया उनको वापस करेंगे, और फिर ये डीसी को वापस किया जाएगा। जब दोनों एप्लीकेशन दोनों डीसी पर्सनल के डीसी को प्राप्त हो जाता है, फिर वो ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाता है। इसमें देखेंगे यदि आपने म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाया है तो आपके एचआरएमएस आईडी में ड्राफ्ट लिखिएगा, ऑर्डर ड्राफ्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ऑर्डर ड्राफ्ट का मतलब आपका फाइनल हो गया। अब वो जो है कि आपका रिलीविंग ऑर्डर तैयार होने के लिए रेडी है। अब जो है कि दोनों की आईडी में ऑर्डर ड्राफ्ट लिखेगा, तो इसका मतलब आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब ये दोनों और डीलिंग क्लर्क की जिम्मेदारी है कि वो दोनों, या जो डीलिंग क्लर्क इस एम्प्लॉय 1 का म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन यानी रिलीविंग ऑर्डर तैयार करे, फिर यह डीसी जो है एम्प्लॉय 2 का ऑर्डर तैयार करे, फिर दोनों ऑर्डर तैयार करके कंसर्न एम्प्लॉय की आईडी में और सुपरवाइजर और इस डीसी की आईडी में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है। एचआरएमएस में ये प्रोसेस है, हमको मैनुअल देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एचआरएमएस में ही हम सिलेक्ट करते हैं ऑफिस ऑर्डर बनाने के क्रम में ही कि किनको ये एप्लीकेशन प्राप्त होना चाहिए। तो जब ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो फिर ये सेम वही चीजें इस डीसी के द्वारा भी किया जाएगा। जब वो ऑर्डर बनाएगा तो ये एम्प्लॉय 1 को, फिर सुपरवाइजर 1 को और इस डीसी 1 की आईडी में शो होने लगेगा। और उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका फाइनल नहीं हो गया है, आपका रिलीज ऑर्डर तैयार है, लेकिन यह भेजता है आपके यूनिट को। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस सुपरवाइजर की, खास करके डीसी की। डीसी को जब पता चले कि उनका जो है कि ऑर्डर पर्सनल से इशू हो चुका है, तो एज पर रूल की जितना जल्दी हो सके, अब वो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का झगड़ा खत्म हो गया। पहले नियम था कि जो सीनियर है पहले उसको आना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान पॉलिसी के हिसाब से वो चीजें खत्म कर दी गई है। अब दोनों में से कोई भी एम्प्लॉय पहले रिलीज हो सकता है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनसे जो है कि डिस्कस करके, सुपरवाइजर से डिस्कस करके उनका जो है स्पेयर ऑर्डर तैयार करें और एम्प्लॉय को बाकायदा इज्जत के साथ उन्हें स्पेयर करते हैं। उनके पास जो भी बकाया है, रेल की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे सिम हो,
चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई भी औजार हो, ड्यूटी करता है तो रेल का कुछ ना कुछ उन्हें सुविधा दी जाती है, तो वो सुविधा उनसे ले ले। जैसे कार्ड पास है वो ले लेना है, ड्यूटी पास जिसे कहते हैं वो ले लेना है, अगर मेडिकल कार्ड आपने मैनुअल दिया है तो वो ले लेना है। अब तो भाई HRMS से इशू हो रहा है, सॉरी उम्मीद कार्ड इशू हो रहा है, तो उम्मीद कार्ड से आपको लेने की आवश्यकता है नहीं, वो तो ऑनलाइन हो रहा है। उसके अलावा और भी कोई टूल वगैरह सब है वो ले लेना है। क्वार्टर अगर है उनको अलॉट किया गया तो क्वार्टर जमा करवा लेना है, यानी उनको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करके आप रिलीज करेंगे। ये एम्प्लॉय फिर एक्सपायर होकर डायरेक्ट वो रिपोर्ट करेगा इस डीलर को, फिर वही डीलर को जिन्होंने उसका रिलीज ऑर्डर बनाया था। अब ये एम्प्लॉय इनको फिर डीसी को रिपोर्ट करेगा, यह डीसी फिर जहां के लिए उन्होंने म्यूचुअल लगाया है इस डीआरएम को, चूंकि एम्प्लॉय 1 को एम्प्लॉय 2 की जगह भेजा जाएगा, तो यह डीसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है कि रिलीज ऑर्डर बनाए और फाइनल एक्सपायरिंग इस जो है कि डीआरएम को एड्रेस करते हुए लेटर बनाएगा, और फिर यह बंदा जाके यहाँ के एम्प्लॉय 2 के डीसी को रिपोर्ट करेगा। फिर वो प्रक्रिया होगी, इनका ज्वाइनिंग लेटर बनाया जाएगा, फिर सुपरवाइजर को एड्रेस किया जाएगा। सेम वही चीजें यह डीसी एम्प्लॉय 2 आके यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, सेम चीजें होगी, फिर एम्प्लॉय 2 को सुपरवाइजर 1 के पास भेजा जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में आपने म्यूचुअल ट्रांसफर के HRMS से पूरे प्रोसेस को आपने कंप्लीट समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो एक कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इसे जमकर शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलता है किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।